हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज 10 जनवरी है, तो हम लोग 10 जनवरी की करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, टीआईबी एंड डाउन टू अर्थ सोर्स जैसे न्यूज़पेपरों से लिया है। जो आज का करंट अफेयर जो है काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग पढ़ते हैं आज की। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है आज का कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो आप लोग बताएं किसे नियुक्त किया गया है। तो जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड का जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब आती बात है कि जो इनके उत्तराखंड के मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कैसे नियुक्ति होती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती कैसे होती। तो नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है कोलेजियम प्रणाली से। अब कोलेजियम प्रणाली क्या होती है, इसमें एक क्या होता है मुख्य न्यायाधीश, और चार क्या होते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश। ये जो हैं अब इस कोलेजियम प्रणाली से नियुक्ति होती है। जैसे कि मान लो प्रेजेंट टाइम में जो मुख्य न्यायाधीश है वो आने वाले मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति मतलब करके बता देता है कि आने वाला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। ठीक, ये कोलेजियम प्रणाली से होती है। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 124 क्लॉज 6 के तहत होती है, यानी कि इसी के तहत पूरा हटाया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। हम हाई कोर्ट की 217 के तहत होती है। चलो हम बात देख लेते हैं नीचे। ठीक है, तो चलो इसकी स्ट्रेटेजी के पढ़ते हैं। क्या है, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्ति की है। वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का स्थान लेंगे। ठीक, कौन? मनोज कुमार। ठीक है, तो चलो ये क्या हुआ था, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को पूरी तरह हुई थी। यह नैनीताल में स्थित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष तक होती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की 6 वर्ष और 65 वर्ष होती है। मतलब इनका कार्यकाल 6 वर्ष रहेगा या 65 वर्ष रहेगा, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष रहेगा। ठीक है, तो चलो ये याद रखना। ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके उनका कार्यकाल 6 वर्ष 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए 6 वर्ष 65 वर्ष होता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कौन? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा विकसित राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? यानी कि एनएसजी द्वारा विकसित राष्ट्रीय डेटा प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने किया। किसने किया? अमित शाह ने किया। तो चलो ठीक है, और स्ट्रेटेजी के और बैकग्राउंड पढ़ते हैं क्या है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में, कहाँ पे? नई दिल्ली में इस पोर्टल का उद्घाटन किया है। ठीक है, हाँ, नई दिल्ली में इस पोर्टल का उद्घाटन किया है। रख देना वहीं पे। ठीक, नई दिल्ली में इस पोर्टल का उद्घाटन किया है। यह बम विस्फोटकों और आईईडी विश्लेषणों के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस के रूप में कार्य करेगा। स्टैटिक जी की एनएसजो जो एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। इसे ब्लैक ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किसके मंत्रालय अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, कब स्थापना हुई थी? 1984 में हुई थी। इसे ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितनी उम्मीद है? तो 7.4%। अब एक होती है रियल जीडीपी और एक होती है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होती है? जो आधार वर्ष पर निकल जाती है। जैसे प्रेजेंट टाइम का आधार वर्ष 2011-12 है। ठीक है, तो उसमें निकाली जाती है। इसमें जो है मुद्रा स्फीति जो है एडजस्टमेंट होती है। जो नॉमिनल जीडीपी होती है इसमें मुद्रा स्फीति शामिल होती है, जबकि रियल जीडीपी में मुद्रा स्फीति नहीं शामिल होती है। ठीक है, तो ये होती है रियल जीडीपी। जैसे कि एक एग्जांपल से बात करें, जैसे कि मान लो 2011 में एक कंपनी है 10 प्रोडक्शन करती थी। ठीक, और उसका मूल्य था 10। ठीक, और उसमें मुद्रास्फीति शामिल नहीं थी। तो कितनी इकोनॉमी हमारी थी, मतलब कितना उत्पादन कर रहा था, कितना मूल्य था, यानी कि उसका मूल्य था 100 रुपए। ठीक, ये होता था। अब प्रेजेंट टाइम में कोई कंपनी है 100 उत्पादन कर रही है। ठीक, मतलब 10 बना रही है, और मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के कारण उसकी कीमत कितनी हो जाए? 30 रुपया हो जाए। तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो 300 हो जाएगा। तो ये क्यों बढ़ा है? इन्फ्लेशन के कारण बढ़ा है। इसको क्या बोलेंगे? इसको नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे।
जबकि इसको क्या कौन बोलेंगे, ये रियल जीडीपी बोलेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। एनएसओ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में मजबूती के कारण भारत की दर 7.4% रहने का अनुमान है। ठीक, भारत में जीडीपी का गणना आधार वर्ष 2011-12 से है। एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा के तहत कार्य किया जाता है। ठीक है, तो चलो अब जीडीपी क्या होती है। एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक और राजनीतिक सीमा के अंदर उत्पादित हुई सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के योग को ही जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम योग को ही जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया जीडीपी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उमंग टीएन 2026 शिखर सम्मेलन के दौरान किस राज्य ने भारत में पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया है। तो किसने किया है, तमिलनाडु ने किया है। किसने किया है, तमिलनाडु ने किया है। तो चलो हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्ट्रैटेजी की तरफ। इस नीति का लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर जटिल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक कोष बनाया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई एशिया के डेट्रॉयट कहा जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे पर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ यानी कि जो इंटरनेशनल हवाई परिवहन संघ होता है के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पांचवी भारतीय एयरलाइन कौन सी है। मतलब भारत की पांचवी एयरलाइन कौन सी बन गई है। तो बताएं कौन सी बन रही है। क्या इंडिगो बन रही है, या आकाश एयर इंडिया एक्सप्रेस बन गई है, या आकाशा एयर बन गई है। तो कौन सी बनी है, आकाशा एयर बन गई है। तो चलो हम लोग को इसकी स्ट्रेटेजी के पढ़ते हैं। ठीक, आईएटीए की सदस्य से आकाशा एयर को वैश्विक मानकों अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का विस्तार में मदद मिलेगी। ठीक, आईटीए का मुख्यालय कहाँ है, आईएटीए का मुख्यालय कहाँ है, कनाडा में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। चलो तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से औपचारिक रूप से हटने की घोषणा कर दी। तो किसने कर दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्वेश्चन देखो, अमेरिका आज पूरी दुनिया में तहल महल मचा है। वो नहीं चाहता है हम किसी भारत के संगठन में शामिल हों। ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या था, ये जो है COP21 में यानी कि पेरिस सम्मेलन जब हुआ था, उसी में जो है भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाए थे। यानी जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बीच में है वो रहने वाले देश हैं, वो सब इसमें शामिल थे। और ये सोलर अलायंस था ताकि क्या करें, हम लोग अधिकतर ऊर्जा अपनी सौर ऊर्जा से उत्पादन कर सकें। तो ये किसने हट गया, अमेरिका हट गया। ये बहुत बदतमीज हो गया है भाई साहब, सोचो मत। सभी देशों को लड़वाया रहता है, अपना मजा लेता रहता है। क्या ही बताएं। अमेरिका की नई सरकार ने अपनी अमेरिका फर्स्ट ऊर्जा नीति के तहत सौर गठबंधन से बाहर होने का निर्णय लिया है। ठीक है भैया, अब भारत भी ले ले निर्णय तब अच्छा रहेगा। आईएसए का मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में है, हरियाणा में। इसकी शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित दिल्ली दुकानों और स्थापना विधेयक 2026 के अनुसार दैनिक कार्य के घंटों को 9 घंटे से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 घंटे कर दिया गया है। ठीक है, मतलब दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित दिल्ली दुकान और स्थापना विधेयक 2026 के अनुसार दैनिक कार्यों के घंटों को 9 घंटे से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 घंटे कर दिया गया है। तो चलो अच्छी बात है, 10 घंटा कर दिया गया है। व्यापार को सुगम बनाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए यह बदलाव किया गया है। संशोधन 20 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। ठीक है, तो चलो क्या है जी, दिल्ली को संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। कि कौन से 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, डाउन टू अर्थ रिपोर्ट के अनुसार यानी डाउन टू अर्थ पत्रिका के अनुसार किस भारतीय शहर को दूषित पानी के हाल ही में मतलब दूषित पानी के पीने के कारण कालरा, हैजा या का प्रकोप देखा गया। और ऐसे और सीएजी ने इसकी जांच की है। तो किसने की है, सीएजी ने जांच की है। तो कौन है, इंदौर है। ठीक, ऐसे स्वच्छता के मामले में सबसे नंबर 1 पे है, लेकिन वहां के लोगों ने
ये दूषित पानी के कारण क्या उनको हो रहा है, हैजा और कॉलरा हो रहा है। कौन सा है, इंदौर है। ठीक है, तो चलो इसकी बैकग्राउंड डेटा हम पढ़ लेते हैं। ये क्या है, भारत ने के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने सीवेज और पानी के पीने के पानी की लाइनों को के मिलने से गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हुआ है, जिसे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग ने टिप्पणी की है। ठीक, इसने की है, कैग ने टिप्पणी की है भैया। ठीक, कैग को किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 148 के तहत। ठीक है, तो चलो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। ठीक, तो चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो देख लो 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नागरिकों के लिए हाल ही में किस देश के संदर्भ में ट्रैवल एडवाइजरी जो है जारी की गई है, जहां मुद्रा संकट के कारण दंगे हो रहे हैं। यानी भारतीय नागरिकों के लिए हाल ही में किस देश के संदर्भ में ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, जहां मुद्रा के कारण क्या हो रहा है, जहां एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है जहां मुद्रा संकट यानी मुद्रा इन्फ्लेशन के कारण दंगे हो रहे हैं। तो वो कौन है, ईरान है। क्या है, ईरान है। ठीक है, तो चलो क्या है, ईरान जो है, ईरान की मुद्रा रियाल की भारी अवमूल्यन और रिकॉर्ड महंगाई के कारण वहां सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका मद्देनजर भारत ने अपने नागरिकों को वहां न जाने की सलाह दी। ठीक, सही है, वहां दंगा हो रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 है, अडयार नदी जहां हाल ही में दुर्लभ स्मूथ कोटेड उदोबिलाव देखा गया है, किस भारतीय शहर में होकर होकर बहती है। जो अडयार नदी है जहाँ पे एक दुर्लभ क्या स्मूथ कोटेड उदबिलाव देखा गया है, तो वो किस नदी में, कहाँ पे बहती है, किस शहर में, चेन्नई में बहती है। ठीक, अडयार नदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये क्या है, दशकों बाद ये प्रदूषित नदी में उदबिलाव का दिखना नदी। ठीक, दशकों बाद क्या हुआ, मतलब इतने दशकों बाद 10 साल से भी ज्यादा दशक के बाद है ऊदबिलाव का दिखना पारिस्थितिकी तंत्र सुधार का संकेत देता है। ऊदबिलाव को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सूची 1 के तहत जो है सुरक्षा प्राप्त है। कौन, सूची 1 के तहत। चलो हम लोग आगे चल लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के तेल निर्यात पर 500% तक दंडात्मक शुल्क लगाने का प्रस्तावित किया है। अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के तेल निर्यात पर 500% तक का दंडात्मक शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है। तो किस पे, रूस पे। जो रूस से तेल खरीदेगा उस पे 500% तक टैरिफ लगाया जाएगा भैया। देख रहे हो ना, ये दादागिरी है। ठीक, रूस रूस यूक्रेन युद्ध के जवाब में रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से वैश्विक बाजार से अलग करने के लिए अमेरिका ने यह कड़ा कदम उठाया है। रूस क्षेत्रफल के आधार पर मतलब पर दुनिया का सबसे बड़ा देश है और भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। ठीक, चलो करो कितना करोगे, उसको फर्क नहीं पड़ता है रूस को। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025, ये यानी पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल जो है हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस मंत्रालय द्वारा लागू होता है। तो पूछ लेगा किस मंत्रालय द्वारा लागू होता है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, कौन सा, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक बिल 2025। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं, देख क्या है प्रश्न। सरकार ने कीटनाशकों के डेटा की सुरक्षा और अवैध व्यापार को रोकने के लिए इस विधेयक को संशोधन किया है। भारत दुनिया में कीटनाशक का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा है, चौथा है। ठीक, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये सही नहीं है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, भारत ने रणनीतिक कारणों से लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपनी सैन्य और निगरानी गतिविधियों को बढ़ाया है। तो मतलब क्या कह रहा है, भारत ने रणनीतिक कारणों से, किसके, रणनीतिक कारणों से लक्षद्वीप लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपनी सैन्य निगरानी गतिविधियों को बढ़ाया है। तो किस पे बढ़ाया है, तो मिनिकॉय पे बढ़ाया है। किस पे, मिनिकॉय पे। चलो ठीक, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या है। हिंद महासागर सॉरी हाँ हिंद महासागर में मालदीव और चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मिनिकॉय ने रडार और हवाई पट्टी पर विस्तार किया है।
ये क्या है, 9 डिग्री चैनल मिनिकाय को शेष लक्षद्वीप से अलग करता है। ये क्वेश्चन 9 डिग्री मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। तो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, बाघों के संरक्षण के लिए चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ठीक, तो बताएं किस में है? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में इसके अलावा बहुत से टाइगर, जैसे कान्हा है, पेंच है, ठीक है। इसी का नाम इंदिरा प्रदर्शनी कर दिया गया है। बहुत से वहाँ पे टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। तो ये भी है, वीरांगना कहाँ है? मध्य प्रदेश है। यह भारत के नवीनतम टाइगर रिजर्व में से एक है। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। कहाँ? 7वां टाइगर रिजर्व। तो आई होप आपको क्वेश्चन जो हैं अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो चैनल सब्सक्राइब लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।